Hello everyone, welcome to Mark's School. This is our third lecture on Vedic Age और इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि वैदिक टर्म्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था और जो रिमेनिंग वैदिक टर्म्स हैं उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इन वैदिक टर्म्स के अलावा हम वीमेन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वीमेन का स्टेटस कैसा था अर्ली वैदिक एज में, किस तरीके से समाज में उनके लिए जगह थी, या फिर जैसे हम अभी देखते हैं वीमेन का स्टेटस जो है वो किस तरीके का है और वैदिक एज में किस तरीके का था, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हाउस होल्ड स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से था, या उसमें कौन डिसाइसिव ऑथोरिटी होती थी, या कौन डिसीजन मेकिंग बॉडी होता था, मेल या फीमेल, या फिर उसमें जो डिवीज़न था काम का वो किस तरीके से था। फिर हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे, कुछ वैदिक गॉड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड कुछ सेक्रीफाइसेस के बारे में, किस तरीके की बलि या सेक्रीफाइसेस वहाँ होते थे अर्ली वैदिक एज में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वैदिक टर्म्स के बारे में। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो मेटल से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि छुरा जो वर्ड यूज़ हुआ है वैदिक एज में वो बेसिकली एक रेज़र के लिए यूज़ हुआ है। और रेज़र जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक ब्लेड की तरह होता था, शार्प नुकीला ऑब्जेक्ट। फिर खड़ी जो टर्म है वो बैंगल के लिए यूज़ हुआ है, शायद बैंगल यानी कि चूड़ी के लिए यूज़ हुआ है। फिर एक्स जो होता है या कुल्हाड़ी, वो उसके लिए हमारे पास वैदिक एज में दो शब्द मिलते हैं, दो वर्ड्स मिलते हैं, असी एंड स्वादिति। ये जो दो वर्ड्स हैं इंटरचेंजेबली हमें देखने को मिलते हैं एक्स के लिए। फिर कुछ टर्म्स हैं जो कॉमन हैं, एक बार में हम सबको मेमोराइज़ या याद हो जाना चाहिए। जो बोट्स हैं उनके लिए नाव शब्द यूज़ होता था, ओशियन के लिए समुद्र, और जो सूरा है वो एक इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए यूज़ होता था। और वो इंटॉक्सिकेटेड या ड्रिंक या सूरा कैसे बनाया जाता था या उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता था वो हम देखते हैं जब हम साइंस में पढ़ते हैं। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ग्रेन का फर्मेंटेशन करने के बाद या फर्मेंटेड ग्रेन से इस इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को बनाया जाता था जिसका नाम सूरा था। अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में लूट मिलती है, लूट एंड फ्लूट एंड ड्रम्स। लूट थोड़ा जैसे अभी हम गिटार को बहुत ज़्यादातर लोग जानते हैं गिटार को, उसी तरीके का होता था थोड़ा, हम उससे देख सकते हैं उसको, मतलब उसमें एक बेस होता है और स्ट्रिंग्स का यूज़ होता है बनाने में। फ्लूट ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे एंड ड्रम्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो वैदिक एज थी उसमें वीमेन की क्या परिस्थिति है, वीमेन के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऋग्वेद में कुछ ऐसी हिम्स मिलती हैं हमें जो महिलाओं द्वारा कंपोज की गई है। उनका जो अगर कहा जाए कि वो किसने लिखा है, वो कुछ हिम्स हमें महिलाओं के द्वारा लिखी हुई मिलती हैं। और हमें ऋग्वेद से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ महिला सेजिस भी या संत भी वहाँ अवेलेबल थी। ऋग्वेद ऐसा रेफ़र करता है वीमेन सेजिस के बारे में भी। और महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमें रिचुअल्स में देखने को मिलता है, जो चैरियोट रेसेस होती थी उनमें भी देखने को मिलता है। बट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हमें मोस्टली एब्सेंट मिलता है, और जो इनका पार्टिसिपेशन है वो उनके हस्बैंड के साथ मिलता है, अकेले नहीं मिलता है। दे पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल्स एंड चैरियोट रेसेस अलोंग विद देयर हस्बैंड्स। और हमें ये भी ऋग्वेद से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो सभा और बाकी सोशल गैदरिंग्स होती थी उनमें भी अर्ली वैदिक एज में महिलाएं पार्टिसिपेट किया करती थी या उनको अटेंड किया करती थी। और कुछ गॉडेसेस का भी, देवियों का भी जिक्र है या मेंशन है वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में, लेकिन ये देवियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझी जाती थी, या इनके मेंशन से या इनके रेफरेंस से ऐसा लगता है कि जितनी महत्वपूर्णता या इम्पोर्टेंस मेल गॉड को दी जाती थी उतनी इनको नहीं दी जाती थी। और 100 हिम्न में से लगभग 12 से 15 हिम्न में महिलाओं के बारे में बात होती है, या मतलब 100 में से अगर टोटल काउंट की जाए, टोटल हमारे पास 100 है, तो उसमें से 12 से 15 में वीमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है।
और लर्निंग की बात की जाए, जैसे अभी तो हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, अभी भी मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट जो है या स्कूल या कॉलेज में पार्टिसिपेशन जो है कंपैरेटिवली मेल के लेसर है। उस टाइम भी अर्ली वैदिक एज में जो लिमिटेड एक्सेस होता था, बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता था कि लर्निंग में उनका एक्सेस है या वो इस पढ़ाई कर पा रहे हैं, या जो मेल जिस तरीके से वेद को पढ़ पाते थे उस तरीके से महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी। और वीमेन प्रीस्ट की हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऋग्वेद में नहीं मिलती है। कई बार होता ऐसा था कि जो वीमेन हैं वो पार्टिसिपेट करती थी सैक्रिफिशियल सेरेमनीज़ में, बट वो ऐसा नहीं था कि अपने बिहाफ पे करती थी, वो अपने हस्बैंड के बिहाफ पर पार्टिसिपेट करती थी सैक्रिफिशियल सेरेमनीज़ में। और उनके पास ऐसा कोई राइट्स हमें देखने को नहीं मिलता है कि वो इंडिविजुअली अपने आप से खुद से कोई सैक्रिफिशियल सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सके। अगर हम हाउस होल्ड स्ट्रक्चर देखें कि जो हाउस होल्ड है या फैमिली का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का था या क्या कंसेप्ट था उसमें, वो एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर था। पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक था। जो डिसाइसिव अथॉरिटी थी वो मेल हुआ करती थी, और पावर जो होती थी ट्रांसफ़र मेल टू मेल हुआ करती थी, और जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती थी वो बेसिकली मेल ही होते थे, इसीलिए हम उसको पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। और हाउस होल्ड्स जो है या घर के लिए हमें कई टर्म्स अर्ली ऋग्वैदिक टेक्स्ट्स में देखने को मिलती है, अर्ली ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है। वो टर्म्स हैं दुरोना, क्षिति, दम एंड पास्त्या, गया एंड गृह। ये कुछ टर्म्स हैं जो हाउस होल्ड के लिए यूज़ हुई हैं। अगर हम प्रेयर्स की बात करें, हमें ऋग्वेद में लड़कों के लिए प्रेयर्स मिलती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए प्रेयर्स एब्सेंट होती है। मतलब हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि वहाँ लड़कियों के लिए प्रेयर की जाती हो या लड़की प्राप्ति के लिए कोई प्रेयर हमें मिली हो, ऐसा नहीं है। अगर मैरिज की बात करें, मैरिज में हमें मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री देखने को मिलती है। मोनोगैमी होता है जहाँ पे सिंगल सेक्सुअल पार्टनर होता है, पॉलीगैमी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, और पॉलीएंड्री जब एक महिला के मोर देन वन हस्बैंड होते हैं उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। एक नोट मेंशन किया है, उसमें लिखा है रिचुअल्स इंडिकेट पोस्ट पबर्टी मैरिज। जो रिचुअल्स है वो इंडिकेट करते हैं कि जो पबर्टी है उसके बाद ही, पबर्टी रीच करने के बाद ही शादी होती थी। और कई ऐसे रेफरेंस हमें मिले हैं जहां महिलाएं अपना हस्बैंड खुद चूज़ कर रही हैं, और ऐसा भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेदिक टेक्स्ट से कि जो महिलाएं हैं वो दोबारा शादी कर सकती थी या अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है या हस्बैंड डिसअपियर हो जाता है। इन केसेस में वीमेन को दोबारा शादी करने के ऑप्शन होते थे, ऐसे एविडेंस हमें मिलते हैं। और अनमैरिड वीमेन का रेफरेंस भी हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल घोषा एक वीमेन थी जो एक अनमैरिड वीमेन थी। फिर अगर रिलीजन की बात करें, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो डाइवर्स थी नेचर में। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही तरीके का रिलीजन फॉलो किया जाता था। फॉर एग्जांपल अभी देखें कि मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस अलग अलग है। जैसे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में भी रिलीजियस प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें अगर डिवीज़न हो जाता है, हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, या फिर इस्लाम में देखें, या फिर जुडाइज़म में देखें, उन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑलमोस्ट इनमें सेम मिलती है। लेकिन अर्ली वैदिक एज में जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग होती थी, डिफरेंट होती थी, डाइवर्स होती थी। अगर मतलब कई बार नेचर की वर्शिप हमें देखने को मिलती है, कई बार हमें अलग अलग चीज़ों की वर्शिप देखने को मिलती है। कई अग्नि को भी पूजा जाता है, और जो भगवान हैं उनको इंसान की शक्ल देकर हमें उनकी वर्शिप करने को हमें मिलता है, देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। दास और दस्यूज डिस्क्राइब्ड एज नॉट ऑनरिंग द वैदिक गॉड्स एंड नॉट परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस। अर्ली वैदिक टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन मिलती है दास और दस्यूज जो होते थे वो जो वैदिक टाइम में गॉड्स होते थे उनको ना तो रेस्पेक्ट करते थे या उनको ऑनर नहीं करते थे, और फिर उनके लिए सेक्रीफाइस भी नहीं करते थे। और
एक टर्म आती है देव, उसका मतलब है शाइनिंग। अगर उसका लिटरल मतलब देखा जाए वो शाइनिंग या ल्यूमिनस होता है, और ये हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ मतलब इसका यूज़ फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है। गॉड्स के लिए देव यूज़ किया जाता है। कई बार जो गॉड्स हैं उनको असुर भी कहा जाता है। असुर बेसिकली इन्हीं मतलब शुरुआती दिनों में अर्ली वैदिक एज में, अर्ली वैदिक के शुरुआत में असुर शब्द जो है वो पावरफुल के लिए यूज़ होता था, पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता था। लेकिन लेटर टाइम में इसका मतलब बदल गया और ये डेमन्स, शैतान कह सकते हैं, या फिर राक्षस के लिए यूज़ होने लगा। ऋग्वेद बेसिकली 33 गॉड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, या फिर कह सकते हैं ऋग्वेद असर्ट्स 33 गॉड्स एसोसिएटेड विद अर्थ, स्काई एंड इंटरमीडिएट रीजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऋग्वेदिक टेक्स्ट में जो पूरा ब्रह्मा या डिवाइड किया जाता है, ज़मीन, आसमान और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को कहा गया है कि जो ज़मीन और आसमान के बीच में, पृथ्वी और आसमान या आकाश के बीच में जो जगह है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। इन चीज़ों से, इन तीनों से जोड़ करके 33 गॉड्स के बारे में 33 गॉड्स के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ 33 गॉड्स ही उस टाइम थे या उन्हीं के बारे में लोग मानते थे या उन्हीं में आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। एक्चुअल नंबर की बात करें तो वो कहीं ज़्यादा थे। इसी के बारे में एक जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्ट्स भी थे वो, मैक्स म्यूलर, उन्होंने एक बात कही है ऐसे रिलीजन को, ये नोट में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देयर वॉज नो फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि इम्पोर्टेंस का कोई ऑर्डर है कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। विच डेटी इन्वोक्ड इन ए पर्टिकुलर हिम्न इज स्पोकन एज सुप्रीम गॉड। जिस हिम्न में या एक जगह अगर किसी भगवान या किसी देवी देवता की बात हो रही है, उसको सुप्रीम गॉड की तरह उस टाइम बात किया जा रहा है, उसको मेंशन किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे रिलीजन में, ऐसे परिस्थिति के लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, हेनोथीज्म या फिर कैथेनोथीज्म और हेनोथीज्म। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्रीफाइसेस की, जो सेक्रीफाइसेस है उसमें जो सेक्रीफिशियल रिचुअल्स हैं उनको हम यजना बोलते थे। यजना बहुवचन में बोलेंगे तो वो यजनाज हो जाएगा। एंड यजमान वो होता था जो पर्सन इन सेक्रीफाइसेस को ऑर्गेनाइज करता था और जो इनमें खर्च आता था उसके एक्सपेंसेस को बियर करते थे, उनको यजमान बोलते हैं। अभी भी ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं शादी वगैरह में, जब फेरे होते हैं या जब शादी के मंत्र पढ़े जाते हैं, वहाँ पंडित जी यजमान वगैरह का, जो यजमान शब्द है उसका काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं। देन कई यजना जो होते हैं उनमें हमें ये कह सकते हैं सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं, उनमें हमें एनिमल्स के सैक्रिफाइसेस के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। और जो ये यजना होते हैं या सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं, इनको परफॉर्म करते हैं प्रीस्ट्स। अब अगर प्रीस्ट्स की बात करें, प्रीस्ट में भी हमें अर्ली वैदिक एज में 7 टाइप के प्रीस्ट्स मिलते हैं, जैसे कि होत्री, अध्वर्यु, अग्निद, मैत्रवरुणा, पोत्री, नेस्त्री एंड ब्राह्मण। और इन जैसे ये प्रीस्ट 7 टाइप के होते हैं और ये प्रीस्ट ही यजना परफॉर्म करते हैं। दैट यजना को हम सैक्रिफिशियल रिचुअल बोलते हैं, और जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं उसको यजमान बोलते हैं। अगर इनके बाद हम देखें कि जो ये सैक्रिफाइसेस होते थे या जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते थे, इसका मोटिव क्या होता था या क्यों लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करते थे। सो ये इस मकसद के साथ या इस उद्देश्य के साथ किए जाते थे कि जो ऑर्गेनाइज़र है उसको वेल्थ मिलेगी या वो वेल्दी हो जाएगा, या अच्छी सेहत या अच्छी हेल्थ की कामना के लिए, कई बार सन की मतलब लड़का होने के लिए, या मतलब आगे वंश में जो है उस लड़का हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन सब को ऑर्गेनाइज किया जाता था। और लंबी आयु की कामना के लिए या लॉन्ग आयु के लिए इन सेक्रीफाइसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता था। जो वैदिक गॉड्स है उस टाइम लोग जो हैं, जो उस टाइम के गॉड्स थे उनको एंथ्रोमॉर्फिक
की तरह कंसीव करते थे। मतलब एक जब उनको इमेजिन करते थे या किसी गॉड के बारे में सोचते थे तो वो उनको एक फ़िज़िकल फॉर्म में उतार लेते थे या फ़िज़िकल फॉर्म में समझते थे, और वो फ़िज़िकल फॉर्म सिमिलर होती थी ये इंसान के जैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम बहुत सारे भगवानों की जब मूर्ति देखते हैं तो वो इंसान की तरह दिखते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं कि एंथ्रोपोमॉर्फिक। फिर अगर हम कुछ वैदिक गॉड्स की बात करें, उसमें इंद्रा है। इंद्रा मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड है ऋग्वेद में। और उसके बाद अग्नि, सोम, वरुण एंड मित्रा। वरुण एंड मित्रा बहुत बार साथ ही में कोट किए जाते हैं, इनको इन्वोक किया जाता है साथ में। सूर्य, वायु, अश्विन्स, विष्णु, रुद्र, मारुत, उषा, अदिति was important goddess, Raka was another goddess, सिनीवाली एंड पृथ्वी, ये सब गॉड एंड गॉडेसेस थी ऋग्वैदिक एज में। और फ्यूनररी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, ऋग्वेद रेफ़र करता है दोनों प्रैक्टिसेस को, ब्यूरायल को भी और क्रीमेशन को भी। सो हमें यहाँ अगर फ्यूनररी प्रैक्टिस में देखेंगे तो दोनों तरह की प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, ब्यूरायल एंड क्रीमेशन। और एक नोट मेंशन किया गया है, उसमें लिखा है कि बोगाज का इंस्क्रिप्शन, जो कि बोगाज का ही एक जगह है सीरिया में, वहाँ मिला है। वहाँ हमें उस बोगाज का इंस्क्रिप्शन में, जो कि सीरिया में मिला है, 4 वैदिक गॉड्स के नाम देखने को मिलते हैं, इंद्रा, मित्रा, नसात्या एंड वरुणा। सो इसी के साथ हमारी ये क्लास या लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।